हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, वाराणसी में आगमन हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, वाराणसी हमारी कर्मस्थली रही है और अपना दल का सबसे मजबूत स्तंभ है वाराणसी। यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने लोगों से मिलते ही रहते हैं और फिलहाल आज एक दंगल कार्यक्रम के लिए हम वाराणसी आए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और उसी दौरान हमको पता चलता है कि यहाँ पर शिवाजी महाराज की जीवनी पर एक मंचन हो रहा है। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 से 26 नवंबर के आसपास। और जब मैंने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी तो मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगा कि जो एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन कर रहा है, तो उसकी पैरवी और उसमें शामिल होने के लिए यहाँ का प्रशासन क्यों अपनी ताकत झोंक रहा है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही विरोधाभास है कि कब से प्रशासन जो है राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में सहभागिता करने लगा है। और जिस कार्यक्रम का मंचन वो यहाँ कर रहे हैं शिवाजी महाराज के ऊपर, जिसको लिखा है बलवंत मुरेश्वर जी ने, जो प्रसिद्ध इतिहास का लेखाकार रहे हैं, और उनकी लिखी हुई जारता महाराज का मंचन उत्तर प्रदेश के काफ़ी शहरों में किया गया, लखनऊ में किया गया, कानपुर में किया गया और अब यहाँ किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना समझने का प्रयास कर रही थी कि आप अपने चश्मे से उनको हिंदुत्व की तरफ क्यों मोड़ना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि एक ऐसे युद्ध विजेता जिनकी अपनी तलवार की खनक थी, जिनकी अपनी पहचान थी, जिनकी वीरता की कहानियां हम अपने बच्चों को बता करके उनको बड़ा कर रहे हैं, ऐसे महाराज को उन्हीं के राज्य में किसी पुरोहित ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। और बनारस से गांग भट्ट ही हैं जो बड़ी धनराशि लेकर के वहां पर गए उनका अभिषेक करने के लिए, और बाएं पैर के अंगूठे से किया। तो वो युद्ध विजेता महाराज जो उस वक्त अपने ही राज में शूद्र महाराज होने के नाते सामाजिक अन्याय झेला था, वो आज भी चला आ रहा है और उनको आप हिंदुत्व के चश्मे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तथ्य और सत्य के बीच का सेतु होता है इतिहास, और इतिहास से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप मंचन कर रहे हैं तो उनके जीवन को और उनके जीवन से जुड़े जो तथ्य हैं उनको प्रमाणिक रूप से दिखाइए। सत्य यह है कि लगभग उनकी सेना में 34% मुस्लिम लोग थे। सत्य यह है कि उनका बावर्ची मुस्लिम था। तो ऐसे में आप उनके ऊपर हिंदुत्व का चश्मा क्यों लगा रहे हैं और प्रशासन को यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उनका इस्तेमाल आपकी मशीनरी के रूप में नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है उस पर बैन लगा दिया। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी इसका विरोध भी कर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो सर्टिफिकेशन पे लगाया गया है, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे आधार क्या है और तथ्य क्या है और सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य क्यों हुए। सबसे पहले हमारे बीच में वो चीज़ आ जानी चाहिए और तब उस पर टिप्पणी करूँगी। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन बीजेपी लगातार दम भर रही है कि हम वहाँ से जीत रहे हैं। कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में है। तो आपको क्या लगता है इस तरीके से? देखिए, इस देश की जनता ने 2014 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी को बार-बार मौके दिए हैं और इस आधार पर दिए हैं कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे, नौजवानों के रोज़गार के लिए कुछ करेंगे, हमारी कमाई, पढ़ाई और दवाई के लिए कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया और अब जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें जातिवार जनगणना की माँग, महिला सुरक्षा की माँग, नौजवानों की शिक्षा और नौजवानों के रोज़गार की माँग, किसानों की आय दुगनी होने की माँग, यहाँ सुरक्षा है, शिक्षा नहीं है। इन सब मुद्दों को उठा करके जिस प्रकार से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की है, कहीं न कहीं ये वोट बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत ये बताता है कि जो वोटिंग हुई है वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर हुई है और रिज़ल्ट्स जो 3 दिसंबर को हमारे सामने आएँगे, वो इस देश को नई दिशा में ले जाने का काम करेंगे। चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि आप जो है बनारस से चुनाव लड़ने वाली हैं मोदी के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बार आप चुनाव मैदान में उतरेंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता मात्र हूँ और 2024 का चुनाव जब आएगा, चुनावी पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, तो चुनाव से तो नहीं भागेंगे और ऐसे में हमारा नेतृत्व जिसके भी नाम पर मोहर लगाएगा, अगर वो मोहर मेरे नाम पे भी लगती है, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं 100% अपना दूँगी वाराणसी की लोकसभा में
और बाकी निर्णय नेतृत्व करेगा। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बनारस से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा कि एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेतृत्व के हर निर्देश का पालन करना मेरा सौभाग्य है और मेरी ड्यूटी भी है, और अगर मेरे नाम पे मोहर लगती है तो 100% दूंगी। समाजवादी पार्टी की जो सामाजिक यात्रा निकली थी उसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं लगातार जो है उस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष का काम है कि विपक्ष में जो बैठे हैं, चाहे छोटे संगठन हैं, चाहे वो बड़े संगठन हैं, उनके हर एक कदम पर उँगली उठाना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये सामाजिक न्याय की यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, हमारी नींव ही जो है वो सामाजिक न्याय हम उसका आधार है। और आज हम किसी एक समाज की नहीं, बल्कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी सभी समाज के हक और अधिकार हों इस देश में, सुरक्षित हों, पुख्ता हों, और जातिवार जनगणना कराने के बाद उनको शिक्षा, सदन, व्यापार, रोजगार सब जगह उनकी जाति की संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इस मुद्दे को लेकर, इस बड़ी एक यात्रा को लेकर के हम चले हैं, और जिस प्रकार से जनता का स्नेह मिल रहा है, हमारा रास्ता बहुत बेहतर होने वाला है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपके पार्टी का क्या रोल है? किस तरीके की तैयारी चल रही है? क्या सीटों को लेकर के कोई बातचीत हो रही है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए, 2022 में भी हमारे बड़े भाई के रूप में समाजवादी पार्टी हमारे साथ थी। उस वक्त भी सीटों की संख्या हमारा आधार नहीं थी। हमारा आधार था कि जनता के हित के मुद्दे उठा करके हम आगे बढ़ें। हम सरकार नहीं बना पाए, ये सत्य है, लेकिन दूसरा पहलू ये ज़रूर है कि 12% वोट हमने लोगों के ज़्यादा लिए। 12% लोगों को हमने अपने पक्ष में ज़्यादा सहमत कर पाने में सफलता पाई। तो वो आशीर्वाद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। 2024 भी हम बहुत ही मज़बूती के साथ जनता के हक और अधिकारों के मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे और सफलता हमें मिलेगी। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव तक रह पाएगा, बच पाएगा? देखिए, हम सब घटक दल हैं, और हमारा भी ये मानना है कि ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी का नहीं होगा, ये सभी घटक दलों का होगा। तो हर घटक दल को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे तैयारी करनी है। अगर आप मुझसे भी ये सवाल पूछेंगे तो मैं भी यही कहूँगी कि मेरी तैयारी करनी है। अगर आप मुझसे भी ये सवाल पूछेंगे तो मैं भी यही कहूँगी कि मेरी ताकत 1 हो या 10, मैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे चुनाव लड़ूँगी। और मेरा ये उद्देश्य रहेगा, मेरी पार्टी, मेरे से मतलब मेरी पार्टी का ये उद्देश्य रहेगा कि हम 1 में खड़े हैं या 10 में खड़े हैं, हर एक 80 सीटों पे हम पुख्ता अपनी ताकत दिखाते हुए अपने गठबंधन के पक्ष में वोट गिराएं। लेकिन जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां दोनों तरफ से देखी जा रही है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार तल्ख टिप्पणी देखने को मिल रही है। फिर भी अगर क्या लगता है आपको कि इंडिया अलायंस 24 तक रहेगा? देखिए, आज मैं आपके बीच में कह के जा रही हूँ कि लोकसभा 2024 चुनाव आते-आते, लड़ते-लड़ते, भिड़ते-भिड़ते जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। एक आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान देते आ रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके की बातें करना देखिए, ये वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसका ज़्यादा बेहतर जवाब तो वो दे पाएँगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर मंदिर और बौद्ध में लड़ाई होगी, तो मंदिर बहुत पीछे छूट जाएगा। लेकिन किसी के धर्म को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करना, करोड़ों लोग इस धर्म को मानते हैं, कहीं न कहीं आहत भी लोगों को पहुँचती है, किसी के धर्म को लेकर के इस तरीके से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आहत करने की दृष्टि से कुछ ऐसा बोल रहे हैं। वो उनकी अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है, लेकिन कि किसी का नाम लेकर के आहत करने की मंशा तो उनकी नहीं होगी। वो जैसा सोचते हैं, बस सिर्फ़ इतना बोल रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ पल्लवी पटेल जी, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।